हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर पावर शेयरिंग देखेंगे। पहला टॉपिक है बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है जिसका एरिया अपने इंडिया के हरियाणा से भी छोटा है। बेल्जियम की बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग से लगती है। इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि लगभग हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी है। पर इस कंट्री का एथनिक कंपोजिशन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में से 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। बाकी के 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी के 1% लोग जर्मन बोलते हैं। बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। यहाँ फ्रेंच बोलने वाले लोग माइनॉरिटी थे, पर वो ज़्यादा अमीर और पावरफुल थे, और इसका अपोज डच स्पीकिंग कम्युनिटी करती थी, जिनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का फ़ायदा बहुत लेट मिलता था। इसकी वजह से डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में टेंशन पैदा हो गया, और इन दोनों कम्युनिटी के बीच का टेंशन ब्रुसेल्स में और भी ज़्यादा इंटेंस था। और ब्रुसेल्स में एक और प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर डच स्पीकिंग लोग कंट्री में मेजॉरिटी में थे, बट कैपिटल सिटी में वही लोग माइनॉरिटी थे। अब हम इस कंडीशन को श्रीलंका की कंडीशन से कंपेयर करते हैं। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। ये तमिलनाडु की सदर्न कोस्ट के कुछ ही किलोमीटर दूर है। श्रीलंका की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है, लगभग हरियाणा जितनी। यहाँ पर भी बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है। यहाँ पर मेजॉरिटी 3 टाइप के लोग हैं। सिन्हाला स्पीकर जो कि 74% हैं, तमिल स्पीकर्स जो कि 18% हैं, और तमिल भी 2 टाइप के हैं। एक तो तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री जो वहीं के हैं और उन्हें श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता है, और दूसरे जो इंडिया से आए हैं प्लांटेशन वगैरह में काम करने, उन्हें इंडियन तमिल्स कहा जाता है। तमिल्स नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। यहाँ मोस्टली सिन्हाला बोलने वाले लोग बुद्धिस्ट हैं, और तमिल्स जनरली हिंदू या मुस्लिम होते हैं, और क्रिश्चियन 7% हैं जो कि दोनों तमिल और सिन्हाला होते हैं। अब सोच के देखो कि ऐसी सिचुएशन में क्या ही होगा। बेल्जियम में ऐसा हो सकता है कि डच कम्युनिटी जो नंबर में ज़्यादा है वो बाकी सबको दबा दे, और श्रीलंका में सेम हालत है सिन्हालास की। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका को 1984 में इंडिपेंडेंस मिला, और क्योंकि सिन्हालाज मेजॉरिटी में थे तो उन्होंने गवर्नमेंट को डोमिनेट करा, जिसकी वजह से कुछ ऐसे रूल्स निकाले गए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट में जो सिन्हाला सुपरमेसी को एस्टेब्लिश कर रहे थे। 1956 में एक लॉ पास हुआ जिसमें सिन्हाला को ही श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, जिससे तमिल्स को अनदेखा कर दिया गया, और गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशंस भी सिर्फ सिन्हालाज को दी जाने लगी। एक नया अमेंडमेंट बनाया गया जो कि सिन्हालास को प्रोटेक्ट करे और बुद्धिज्म को बढ़ावा दे, और इन छोटे छोटे बड़े चेंजेस की वजह से तमिल लोग श्रीलंका में आइसोलेटेड होने लगे। उनके साथ ना तो कॉन्स्टिट्यूशन था ना ही बाकी हुई, और इसी वजह से सिन्हालास और तमिल के बीच में दरार आने लगी। तमिल्स ने पार्टीज बनाई और प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, डिमांड सामने रखी, पर उनको किसी ने भाव नहीं दिया, और लगभग 1980 के करीब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बन गई जो नदर्न और ईस्टर्न श्रीलंका में इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बनाने की मांग करने लगी, और ये दरार अब बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो गई और जल्द ही सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गई। सिविल वॉर उसको कहते हैं जब एक देश के अंदर ही अंदर अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में वायलेंट वॉर होने लगे। एज अ रिजल्ट दोनों ही कम्युनिटी के हजारों लोग मारे गए। बहुत सारी फैमिली श्रीलंका छोड़कर वहां से भाग गई और रिफ्यूजीज बन गई। जब बेल्जियम लीडर्स को रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी दिखी तो उन्होंने 1970 और 1993 के बीच में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था, जिससे सारे लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी साथ में रह सके। और जो अरेंजमेंट उन्होंने किया वो बाकी कंट्रीज से अलग और इनोवेटिव था। उन्होंने डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर का परसेंटेज 50-50 कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई और स्टेट गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट कर दिया गया। ब्रसेल्स यानी कि कैपिटल में दूसरी गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें दोनों कम्युनिटी का बराबर दायित्व था। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यहाँ तीसरे टाइप की गवर्नमेंट भी थी जिसका नाम कम्युनिटी गवर्नमेंट था, और इस गवर्नमेंट को एक लैंग्वेज और एक कम्युनिटी के लोग इलेक्ट करते थे। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि वो लोग कहाँ रहते हैं। ये गवर्नमेंट पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को सुलझाती है। आपको बेल्जियम का मॉडल बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लगेगा, जो कि है,
पर ये वहाँ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाने में सक्षम है। जब बहुत सी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन बनाने आई थी तब ब्रुसेल्स को उनका हेडक्वार्टर बना दिया गया था। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। देखो यार, पावर शेयरिंग के फेवर में 2 पॉइंट्स हैं। पहला तो ये कि सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने की पॉसिबिलिटी कम करता है, और दूसरा ये कि लोगों को भी एक बंदे के हिसाब से नहीं चलना पड़ता। पावर शेयरिंग में ऐसे ही डिसीजन लिए जाते हैं जो सबके लिए फायदेमंद हो। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यार, पहले लोग सोचते थे कि पावर एक ही बंदे के हाथ में रहे तो अच्छा है, क्योंकि अगर पावर को डिवाइड कर दिया जाएगा तो डिसीजन कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे, लेट होंगे। लेकिन ये नज़रिया पावर शेयरिंग और डेमोक्रेसी आने के बाद पूरा खत्म हो गया, जहां गवर्नमेंट लोगों की पसंद की होती है और वो डिसीजंस को गलत या सही बता सकते हैं और किसी चीज़ की मांग या पोजीशन कर सकते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी में कई तरीके से पावर शेयरिंग होती है। पहला, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। गवर्नमेंट का हर ऑर्गन एक दूसरे पर नजर रखता है। दूसरा है, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। हमारे यहाँ जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कि कंट्री रिलेटेड डिसीजंस लेती है। तीसरा ये कि कुछ पावर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को भी दी जाती है, जैसे एग्जांपल बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट। और फोर्थ, पावर शेयरिंग को पॉलिटिकल पार्टीज में भी देखा जा सकता है, जैसे जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तब वो एक दूसरे के साथ पावर शेयर करती है। यहाँ पर आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। नोट्स डाउनलोड करने के लिए etutorguru.in पर जाओ। यहाँ पर सारे चैप्टर के नोट्स, MCQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और बहुत कुछ सब फ्री में है। जाओ और लुफ्त उठाओ और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मैं भी वीडियोस बनाता रहूँगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, दिल से अच्छा लगता है यार।